बात कर लें बैंक निफ्टी की, तो उसमें क्या करना है? बैंक निफ्टी का फ्राइडे का जो कैंडल है बहुत ही यहाँ तो मजेदार गोल्डन क्रॉस हो चुका है, बन चुका है। हमने पहले भी जिक्र किया था, जो चीज निफ्टी में हम एक हफ्ते बाद सोच रहे हैं वो चीज यहाँ पर दिख रही है। और इसका तो डिस्कशन गोल्डन क्रॉस बनने के पहले ही बता चुका था कि होना ही। वो डेटा कहता हूँ, हम कौन कहने वाले। फ्राइडे का जो कैंडल है निफ्टी बैंक का डोजी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिसीजन आ गया है। बैंकिंग इंडेक्स में स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन जोन ऑफ इंडिसीजन आ गया है। ओवरऑल निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन है। तो इस हिसाब से अब आपने वॉच यही करना है, फ्राइडे का हाई और फ्राइडे का लो हमारे पास, और इससे ज़्यादा कोई रास्ता नहीं है, बेहतर रास्ता नहीं। फ्राइडे का लो अगर निफ्टी बैंक का टूटता है तो हमारे पास 38,750 800 के आसपास एक जगह बनेगी, और 38,000 हमारी जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग जगह है। क्योंकि जो निफ्टी बैंक का भी ट्रेड है वो रेंज फंसा हुआ है 38,000 से 40,000 का, ये 2,000 पॉइंट का ही रेंज है। किधर ब्रेक होगा नहीं पता, पहले एक बार डाउन साइड ब्रेक हो जाए तो अपसाइड ब्रेक होना ज़्यादा आसान हो जाए। तो मैं एक्चुअली चाहता ये हूँ कि पहले डाउन साइड ब्रेक हो जाए, हिट निकल जाए मार्केट का, और फिर से ही अपसाइड ले। जी। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में एक कॉमन पॉइंट ये निकल कर के आ रहा है कि जो शुक्रवार की कैंडल है, अगला मतलब बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड तय करने के लिए ये बड़ा खास हो गया है। हाँ, बहुत खास है। बिकॉज अब ये जो हो रहा है मार्केट में, अब ये एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत क्लियर नहीं है। मुझे ज़्यादा तो देख के डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, लेकिन जितना जैसे एफआई एकदम बिरयानी खाने के लिए भूखे आए हैं, उससे लग तो यही रहा है कि ये किधर भी निकल सकता है। इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाजार में बने भी रहना है और कॉशियस भी रहना है। जी। अच्छा, बीच में आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दोजी कैंडल, तो थोड़ा-सा जो दर्शक तकनीकी चार्ट को और उसकी शब्दावली को बहुत नहीं समझते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा बता दूँ। ये अगर आप चार्ट में देखेंगे, ये सबसे आखिरी वाली जो ये कैंडल है, कैंडल मतलब ये हर दिन का एक जो है आपको डब्बा बना हुआ दिख रहा है ना, ये मोमबत्ती जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको कैंडल कहते हैं। इसमें वो एक जैसे लाल या हरी इस तरह की एक बॉडी है, जैसे आप समझ लीजिए मोम है, और जो ऊपर नीचे थोड़ा एक लकीरें निकली हुई हैं, उनको आप मोमबत्ती के धागे कहते हैं। तो ये कैंडल है। अब इस कैंडल में जो सबसे आखिरी कैंडल है, इसको देखिए, इसमें आपको मोम नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब इसको सोमेश जी बोलते तो कहते कि बॉडी नज़र ही नहीं आ रही। वो क्यों? कैंडल ऐसे बनती है कि जो शुरुआत वाला हिस्सा है, जैसे ये हरी कैंडल है, तो इसमें ऊपर का ये जो हिस्सा है, ये ओपनिंग है। जो बाद मतलब ये नीचे वाला जहाँ पर ये कैंडल की बॉडी खत्म होती हुई दिख रही है, वो क्लोजिंग है। और ये ऊपर जो धागा निकला हुआ दिख रहा है, ये इसका हाई है, और इसका लो और एक तरह से क्लोजिंग बराबर ही है। ये एक दिन पहले वाली कैंडल का कह रहा हूँ। थोड़ा-सा देखने का तरीका क्या है वो समझाना चाह रहा हूँ, जिससे बहुत सारे लोग जो चार्ट्स को नहीं समझते और हम लोगों की बातचीत को कई बार वो ग्रैस्प नहीं कर पाते, ठीक से पूरा नहीं पकड़ पाते कि हम लोग बातें क्या कर रहे हैं। उनके लिए थोड़ा-सा बहुत बेसिक पर जा रहा हूँ अभी 1 आधे मिनट के लिए। तो ये जो सबसे आखिरी वाली कैंडल है, इसमें आपको ना लाल बॉडी नज़र आ रही है, ना हरी नज़र आ रही। क्यों? वो इसलिए हो रहा है कि ओपनिंग, क्लोजिंग दोनों लगभग एक जैसे लेवल हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का जो अंतर होगा, वही आपका इस कैंडल की मोम होगी, यानी उसकी बॉडी होगी। तो दोनों एक ही जगह है, तो वो मोम बना ही नहीं, सिर्फ धागा-धागा आपको नज़र आ रहा है। तो जब ऐसी कैंडल बनती है जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग लगभग एक आसपास हो, बहुत सटी हुई हो, इसमें तो एकदम सटी हुई है, कहीं-कहीं पे थोड़ा-सा बहुत छोटा-सा अंतर रहता है, तो आपको हल्का-सा लाल या हरा दिखेगा। उसको भी दोजी कैंडल ही मानते हैं। यहाँ तो ये परफेक्ट दोजी कैंडल है, मतलब जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग लगभग एक जैसा है। मतलब काफ़ी हद तक कितना है, ओपन हुआ था 39,422, क्लोजिंग हुआ है 39,421, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। तो बॉडी दिखेगी कहाँ से? वो 1 पॉइंट में बॉडी दिख नहीं सकती। तो ये दोजी कैंडल है, और दोजी कैंडल का मतलब होता है कि बाजार तय नहीं कर पा रहा है कि उसे जाना किधर है, अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। ये दोजी कैंडल का मतलब है, और इसीलिए सोमेश जी कह रहे हैं कि अब इस दोजी कैंडल का जो हाई है, मतलब इस दिन का जो सबसे ऊपरी लेवल है, ये लेवल है आपका हाई जो है वो 39,596, 39,596, और निचला स्तर जो है वो 39,200 पर है। तो इन दोनों में से किसी एक तरफ निकले तब बात समझ में आए कि अच्छा, जो अनिश्चितता थी बाजार में, उसके बाद नई चाल किधर बननी शुरू हो रही है। ठीक है।
तो ये तो हो गई बात एकदम शुरुआती। आपने कहा कि निफ्टी बैंक में 2000 का एक रेंज बना हुआ है, उसके अंदर ही एक मतलब कुछ समय तक समय बिताना है, और इन दोनों में से किसी एक रेंज को तो अंत में टूटना ही होगा। यदि मैं आपसे पूछूं सुमेश की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब आपने अपनी इच्छा जताई कि पहले नीचे वाला रेंज टूटे, फिर ऊपर की ओर अच्छे दमखम के साथ आगे बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा बनेगी। फिर तो आपकी इच्छा तो है कि पहले एक बार 38,000 की ओर आ जाए, वो रेंज टूटे थोड़ा सा, फिर ऊपर की ओर निकले तो वो बढ़िया तेजी बनेगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको क्या लग रही है कि ऊपर वाला रेंज पहले टूटेगा या नीचे वाला रेंज पहले टूटेगा? कोई ऐसा मैथमेटिक्स होता ना जिसमें इच्छा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी हो जाए तो बड़ा अच्छा होता। अब देखिए इसमें मुझे अब एक्चुअली कंफ्यूजन है, तो मेरे पास मुझे डेटा रीड करना है। निफ्टी का डेटा रीड कर रहा हूँ, मुझे सेल ऑन राइज जब तक 17,850 नहीं है वो कह पा रहा हूँ। निफ्टी बैंक 38,000 तक भी सेल नहीं कहा जा सकता है। इसलिए निफ्टी बैंक में एक ही चीज़ मैंने यहाँ पे बोलना है, 40,000 जब तक नहीं निकलता है क्लोज़ होके, निफ्टी बैंक को भी सेल ऑन राइज मान के चलिए। 40,000 के ऊपर में जब तक 40,000 नहीं निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग टुवर्ड्स 38,000 ओपन रहेगा। जी। अब एफआईआई के लिए आपने कहा कि वो 18,000 पे जाके फिर बेचने लग जाते हैं, मतलब उनका वो बिहेवियर वहाँ पे बदला नहीं है। तो फिर अगर मोटे तौर पे उनका ये है कि ऊपर के बाजार पे नहीं खरीदना है बल्कि बेचना है, तो फिर कैसे निकलेगा? ना तो निफ्टी में 18,000 निकल पाएगा, ना निफ्टी बैंक में 40,000 निकल पाएगा फिर। नहीं, इसको अलग से रीड करना पड़ेगा ये डेटा। देखिए, जब एफआईआईज़ पिछले 1 साल से नहीं खरीद रहे थे या बेच रहे थे, तो जिन प्लेसेस में सेलिंग थी वो प्लेसेस अलग हैं। वो प्लेसेस में अभी भी एफआईआईज़ फेवरेट में अभी भी बहुत जगह बची हुई है बाइंग करने के लिए। तो वो सेलेक्ट बाइंग करने वाले हैं मेरे हिसाब से, जहाँ पे जगह है मैंने बताया उस जगह पे वो खरीदेंगे। उसके अगेंस्ट में जो उनके पास नीचे लेवल के हैं, वो जगह में बेचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, मुझे अभी भी लगता है कि आईटी रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम आज जब डिस्कस करेंगे ग्लोबल में, उस पे आप ज़रूर मुझसे तीनों इंडेक्स का अच्छे से पूछिएगा। मुझे आईटी में प्रॉब्लम दिख रही है। तो वैसे-वैसे स्पॉट में वो बेचेंगे, लेकिन पैसा हाथ में कैश भी तो नहीं रखेंगे ना पूरा, थोड़ी डिप्लॉयमेंट भी होगी। तो डिप्लॉयमेंट कहाँ होगी? वो सेलेक्ट डिप्लॉयमेंट इकोनॉमी फेवरेट, एफआईआई फेवरेट वैसे जगह में होगी, बट दैट विल नॉट बी एनफ, दैट मे नॉट बी एनफ जो इसको बहुत यहाँ से इंडेक्स को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाए। वो प्रेशर बना रहेगा। इवैल्यूएशन थोड़ा-थोड़ा करना होगा कि रिस्क एसेट क्लास में बिटकॉइन में कोई फिर से बहुत बड़ा सेल ऑफ आता है कि नहीं, तो वहाँ से फिर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती जाएगी अगर वैसे एसेट क्लास में लॉस आए तो, जहाँ पे भी बहुत क्लियर डेटा नहीं। तो एफआईआईज़ 18,000 पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत ज़ोर-शोर से नहीं बेच रहे हैं। सेलेक्ट बाइंग भी कर रहे हैं और सेलेक्ट सेलिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिक्स्ड रहेगा। ओवरऑल ये है कि यहाँ से करेक्शन आ भी सकता है और लोअर लेवल पे फिर सपोर्ट आ भी जाना चाहिए इंडियन स्टॉक मार्केट के